प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। कल हमने आगमन और निगमन विधि का अध्ययन किया था। हमारी जो अगली कड़ी है वो है संश्लेषण और विश्लेषण विधि। तो आज हम अध्ययन करेंगे संश्लेषण एवं विश्लेषण विधि। संश्लेषण और विश्लेषण विधि क्या होती है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो विश्लेषण विधि है वो क्या है। विश्लेषण विधि या एनालिटिकल मेथड। विश्लेषण विधि के अंतर्गत हम अपने बच्चों को कोई समग्र टॉपिक है जो कई चीज़ों से मिलकर बना है और बच्चे उसको समझने में असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि उस टॉपिक को छोटे छोटे खंडों में बांटकर बाई पार्ट्स बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं और उसके सामने अपनी बात को रखते हैं। जैसे मान लीजिएगा, हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि प्रश्न दिया है कि किसी खेत के चारों तरफ हमें एक बाड़ लगानी है और उस बाड़ लगाने के लिए तार की जरूरत है और उस तार को लगाने के लिए हमें कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। उस तार की कीमत हमें दे दी है कि 1 मीटर तार की कीमत ये है। अब हम यहाँ पर बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हमें निकालना क्या है। तो सबसे पहले हमें तार की लंबाई निकालनी है और तार की लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि खेत के चारों तरफ तार लगाना है। इसका मतलब उसका घेरा निकालेंगे और घेरा क्या होता है उसको समझाएंगे। घेरा क्या होता है, वो है उसका आयत का परिमाप होता है। तो आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, उसका सूत्र क्या होता है, उसे समझाएंगे। तो छोटे अलग अलग पार्टों में उसको समझाएंगे और समग्रता से उसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसी को हम क्या कहेंगे, हमारा जो टॉपिक था उसका विश्लेषण करके हमने उसको समझाया है। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई थ्योरम है, हम देखते हैं कि एक वृत्त है और उस वृत्त के केंद्र पर जो कोण बना है वो शेष चाप पर कोण बना होता है उसका 2 गुना होता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए भी हमें विश्लेषण विधि की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बिंदु बी है, ये ओ है और ये सी है। तो सिद्ध करना है हमें ए ओ बी इक्वल टू ट्वाइस एंगल ऑफ ए सी बी। तो इसके लिए भी हमें हमारी जो विश्लेषण विधि है उसका ही प्रयोग करना पड़ेगा। सबसे पहले हम ये दिखाएंगे कि जो केंद्र पर कोण बना है वो किस प्रकार से हम इसमें इसको इस तरीके से मिलाएंगे। तो ये कोण इन कोणों को लेंगे और इसको हम समग्रता से फिर बच्चों को समझाएंगे। तो विश्लेषण विधि है उसमें हम समग्रता से बच्चों को समझाते हैं। हर बिंदु को अलग अलग खंडों में विभाजित करते हैं। इसमें हम जो हमारा त्रिभुज बने हैं उन त्रिभुजों की सर्वांग समता का उदाहरण लेंगे और फिर समझाएंगे। अब हम देखते हैं कि जो विश्लेषणात्मक विधि है उसके गुण क्या है। तो विश्लेषण विधि में बच्चे जो भी ज्ञान सीखते हैं वह स्थायी होता है, क्योंकि वह उसको छोटे छोटे खंडों में तोड़कर समझ लेते हैं। जब बच्चे किसी चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे तो रटेंगे नहीं। तो एक तो बच्चे समझ लेते हैं, उन पर रटने की जो प्रवृत्ति है वह हावी नहीं होती है, वह बात को समझने की कोशिश करते हैं। और साथ में हमें बच्चों को बहुत अधिक ज़्यादा मात्रा में गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं है। कि गृह कार्य इसलिए देते हैं कि जो हमने समझाया है वो उन्होंने अच्छे से समझ लिया है। लेकिन यहाँ पर हम कन्फर्म हैं कि बच्चे ने अच्छे से समझ लिया, तो गृह कार्य तो देना है लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में गृह कार्य नहीं देना है। मनोवैज्ञानिक विधि है क्योंकि इसमें बच्चे एक सकारात्मकता से सीखते हैं, सक्रिय होकर सीखते हैं, तो मनोवैज्ञानिक विधि है। और इसमें बच्चे जो भी ज्ञान ग्रहण करते हैं वह स्थायी इसलिए होता है क्योंकि करके सीखते हैं। और साथ में उनके साथ जब भी कोई कठिनाई होती है तो अपने दैनिक जीवन में भी वह समस्याओं को तोड़ कर या खंडों में विभाजित करके हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसके कुछ गुण हैं। अब है विश्लेषणात्मक विधि के दोष। कोई भी विधि कितनी अच्छी क्यों ना हो, पहले भी मैंने बताया था कि इसमें इतनी अच्छाइयाँ होने के साथ साथ कुछ बुराइयाँ भी हैं। जैसे विश्लेषण विधि से किसी समस्या को हल करते समय हमें बहुत अधिक समय की आवश्यकता होती है, यानी ये टाइम टेकिंग विधि है और ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि उस समय बच्चों की तर्क शक्ति का विकास ही नहीं हो पाता, वो तर्क नहीं दे पाते। इसलिए बड़ी कक्षाओं के लिए ही उपयोगी है और इसमें एक बहुत ही अनुभवी अध्यापक की आवश्यकता होती है और उसे काफ़ी वर्क करना पड़ता है, यानी खर्चीली विधि भी है। और साथ में हमारा जो पाठ्यक्रम है वह इस विधि के द्वारा समय से पूरा नहीं कराया जा सकता। इसलिए इस विधि को हम हर एक टॉपिकों में लागू नहीं कर सकते।
टॉपिकों में लागू करने के लिए हमें कुछ ही बातों को ध्यान में रखना है। जैसे कोई भी थ्योरम करानी है तब हमें इस विधि को लाना है, कोई प्राचीन अध्ययन है उसके बारे में हम इस विधि को लगा सकते हैं, या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को समझने में बहुत ज़्यादा असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं, उनको समझाने के लिए हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं संश्लेषण विधि। संश्लेषणात्मक विधि, सिंथेटिक मेथड। तो संश्लेषण विधि इसकी ठीक विपरीत विधि है। जैसे आगमन और निगमन में हमने देखा था कि वो एक दूसरे की पूरक थी, वैसे ही संश्लेषण और विश्लेषण विधि भी दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। एक विधि को दूसरी विधि से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे हमने विश्लेषण विधि में खंडों में कोई भी समस्या थी उसको खंडों में तोड़ कर बच्चों के सामने प्रकट किया था, उसी प्रकार संश्लेषण विधि में हम उन खंडों में तोड़ी हुई चीज को फिर संश्लेषित करके बच्चों के सामने प्रकट करते हैं। क्योंकि हमने कोई भी चीज तोड़ के दिखा दी और तोड़ कर जब हमने उसको बच्चों के सामने रख दिया तो उसका संश्लेषण करना भी जरूरी है, अन्यथा कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। हम आपको एक उदाहरण बताएं कि एक विद्यालय में एक छोटा विद्यार्थी था जो प्राइमरी क्लासेस होती है, उसमें उनके साथ जो उनको सिखाते हैं ए फॉर ऐसे आम छोटे, इस प्रकार से जैसे कैसे कमल है या कैसे कबूतर है, मैं से महल है, इस प्रकार की बातें उनको सिखाई गई। तो वह उन अक्षरों से इस प्रकार से अटैच हो गया क्योंकि उनको एक ही चीज सिखाई गई थी। तो जब उसको कमल यानी शब्दों को जोड़कर सिखाने की कोशिश की गई तो वहां पर इतनी समस्या आई कि जब भी हमने जैसे उसको कमल लिख दिया और उसको सिखाने की कोशिश की कि ये कमल है, तो वह उस कमल को कबूतर, महल और लड्डू कहने लगा, क्योंकि उसने क से कबूतर सीखा था, मैं से महल सीखा था और ले से लड्डू सीखा था, तो वो उन्हीं बातों को कहने लगा और बहुत ही समस्या आई। तो इस प्रकार की समस्याओं से दूर रहने के लिए जब हम उसको विश्लेषण कर देंगे और वहीं छोड़ देंगे तो फिर वो संश्लेषण नहीं कर सकता, इसलिए वहां पर संश्लेषण करना जरूरी है। और संश्लेषण में जिन चीज़ों को हमने तोड़ दिया था उन्हीं चीज़ों को अब हम उसके सामने जोड़ कर दिखाते हैं। जैसे मान लीजिएगा वही उदाहरण हम ले लेते हैं कि एक तार की कीमत निकालनी है, तो उसके लिए यहाँ पर हम उसको विश्लेषण नहीं करेंगे, दोबारा में हम और दूसरा प्रश्न लेकर उसको ये समझाएंगे कि जैसे तार की कीमत निकालनी है तो हम यहाँ पर ये आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई जमा में चौड़ाई का फॉर्मूला लगाकर इसको निकालेंगे और उसमें जो इस लंबाई आएगी उसमें उसका गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से हम अब जो संश्लेषण विधि है, संश्लेषण विधि के दोष, जैसे विश्लेषण विधि के गुण थे और दोष थे, वैसे ही संश्लेषण विधि के भी गुण और दोष है। संश्लेषण विधि के दोष जो गुण हैं उनमें सबसे पहला गुण तो यही है कि इसमें समय कम लगेगा, यानी हम अपने सिलेबस को समय से कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही बच्चों में, क्योंकि हमने पहले विश्लेषण बताया, तो संश्लेषण यानी उन्हें समस्याओं को जोड़ना सीख जाएंगे, वो अपने दैनिक जीवन में भी जोड़ना सीख जाएंगे और समस्याओं को हल करने की प्रवृत्ति उनकी जागृत हो जाएगी और वह बड़ी बड़ी समस्याओं को, क्योंकि उन्होंने विश्लेषण पहले सीख लिया था, तो संश्लेषण करना आसानी से सीख जाएंगे और इसमें वह आसानी से बड़ी बड़ी समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो इसके कुछ दोष भी हैं, जैसे दोष तो यही कह सकते हैं कि इसमें रटने की प्रवृत्ति उनकी बढ़ जाएगी, रटा हुआ ज्ञान ग्रहण करने की कोशिश करेंगे और जो भी ज्ञान उनको दिया जा रहा है, क्योंकि समय कम लग रहा है, तो हम जानते हैं कि कोई भी ज्ञान जब हम ग्रहण करने में जितना ज़्यादा समय लगाते हैं उतना ही ज़्यादा स्थायी होता है, जहाँ कम समय लगेगा तो स्थायी भी कम होगा, इसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाएगा वो अस्थायी होगा। तो इस प्रकार से हमारी जो संश्लेषण और विश्लेषण विधियाँ थी उनमें कुछ कमियाँ भी हैं और वो कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। तो पहले ही बताया मैंने, किसी भी टॉपिक को कराने के लिए कोई एक विधि उपयुक्त नहीं हो सकती, वह हमारे टॉपिक पर, हमारे बच्चों पर और हमारा जो सामाजिक परिवेश है उस पर निर्भर करता है कौन सी विधि को अपनाएं। तो आशा करता हूँ कि विद्यार्थियों आपने आज का टॉपिक अच्छे से समझ लिया होगा। कल हम इसके अगले टॉपिक पर चलेंगे। आज के लिए इतना ही।